हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इससे पहले मैंने यूनिट 2 का कवर करवाया था। यूनिट 1 मैंने पूरी कवर करवा दिए थे जो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने थे, और यूनिट 2 का मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था जिसमें संयुक्त राष्ट्र के बारे में बताया था। अब हमें पढ़ना है विश्व व्यापार संगठन के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बारे में पूरा टॉपिक इसमें दे रखा है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वैश्वीकरण के दौर में संयुक्त राष्ट्र संघ के अलावा विश्व व्यापार संगठन जो है उसकी क्या भूमिका रही है उसके बारे में जानेंगे। तो ये 4 क्वेश्चन जो इसमें हैं वो बताने हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि विश्व व्यापार संगठन का वर्णन कीजिए। ये भी पूछा जा सकता है, या तो इसमें ये पूछ सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की संरचना और कार्यों की विवेचना कीजिए। अब इसमें क्या है कि जो संरचना है, विश्व व्यापार संगठन में कितनी संस्थाएं इन्वॉल्व होती हैं वो पूरा स्ट्रक्चर उसमें बताना है, और उनके कार्यों के बारे में इसमें पूरा कवर करना है। तो तीसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि समकालीन विश्व में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका का परीक्षण कीजिए। अब समकालीन विश्व क्या है, जब वैश्वीकरण का दौर चला था तो उसमें विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिका रही थी वो भी इसमें पूछा जा सकता है। और मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में व्यापार संगठन की क्या भूमिका रही है। मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अब ये जो मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि जो वैश्वीकरण का दौर चला था उसमें मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का दौर भी शुरू हुआ था, जिसमें सभी लोग बिना किसी प्रतिबंध के मुक्त व्यापार कर सकते हैं। मुक्त व्यापार होता है बिना किसी प्रतिबंध लगाए उन पर वो आपस में व्यापार कर सकते हैं। तो उनको बढ़ावा देने में व्यापार संगठन जो है विश्व व्यापार संगठन, उसकी क्या भूमिका रही थी। तो 4 ही क्वेश्चन का इसमें, इसके अलावा भी अगर कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाए तो यही आपको पूरा स्ट्रक्चर के बारे में इसमें बताना है, उसके कार्यों के बारे में। अब इसका आंसर ये है कि विश्व व्यापार संगठन जो है वो विश्व की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसका गठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संचालन व नियमन के लिए हुआ है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संचालन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पर जो बिजनेस किए जाते हैं, आप आदान प्रदान किया जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम किया जाता है, उसको चलाने के लिए संचालन का मतलब होता है उसको मतलब कि हैंडल करना और नियमन करना। उसके लिए जो विश्व व्यापार संगठन है वो एक प्रकार से संस्था के रूप में से देखी गई है कि जो एकमात्र ऐसी संस्था है जिसका गठन किस लिए किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संचालन के लिए। क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बनाए रखने के लिए, इसका इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करने के लिए ही इसका जो है संस्था का निर्माण किया गया है। और विश्व व्यापार संगठन जो है वह विदेश नीति में आर्थिक पक्ष से संबंधित है, जिसका मूल उद्देश्य पूरे विश्व में एक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली द्वारा सदस्य देशों के बीच व्यापार के लिए समुचित प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार करना है। अब क्या है कि विश्व व्यापार संगठन जो है वो विदेश नीति में आर्थिक पक्ष से संबंधित है। विदेश नीति होती है एक प्रकार से जो हमारे विदेशों से जो संबंध वगैरह बनाए जाते हैं, जितनी भी नीतियाँ हमारी लागू की जाती है तो वो विदेश नीति कहलाती है। और तो उसमें आर्थिक पक्ष से संबंधित है। आर्थिक पक्ष क्या हो सकता है इसमें कि आर्थिक रूप से जो वो बिजनेस कर सके, एक दूसरे के साथ अपने संबंध जो हैं स्थापित किए जा सके, तो उससे रिलेटेड ये विश्व व्यापार संगठन है। और जिसका मूल उद्देश्य क्या है कि जो पूरा विश्व है, पूरा वर्ल्ड जो है उसमें बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली द्वारा, एक प्रकार से बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली उसे बोलते हैं कि बहुपक्षीय इससे निकला है कि बहुपक्षवाद से होता है, मतलब होता है। और बहुपक्षवाद से ये होता है कि 2, 3 या उससे अधिक हितधारक जो होते हैं, हितधारक का मतलब होता है जितने भी अपने हितों की रक्षा के लिए जितने भी सदस्य देश इसमें इन्वॉल्व होते हैं विश्व व्यापार संगठन में, और आपस में मिलजुल कर जो व्यापार करते हैं, उनके बीच में अच्छे संबंध स्थापित किए जाएँ तो उसे बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली कहा जाता है। तो इसके द्वारा जितने भी सदस्य देश हैं वो आपस में व्यापार करते हैं और प्रतिस्पर्धा का माहौल भी तैयार करना होता है, इसका उद्देश्य होता है। अब प्रतिस्पर्धा क्या होती है, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन का माहौल जो है वो एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है। और इस गठन की स्थापना कब की गई थी, 1 जनवरी 1995 में, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए प्रशुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार, जिसे गेट के नाम से जानते हैं, इसके स्थान पर लाने के लिए की गई थी। जो विश्व व्यापार संगठन है जिसे इंग्लिश में WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो गेट के स्थान पर इसका गठन किया गया था। और जो इसका मुख्यालय है जेनेवा में है, जो स्विट्ज़रलैंड में। वर्तमान में इसके
जो इसमें मेंबर्स हैं वो इन्वॉल्व हुए हैं। अब ये इसके बारे में गेट और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस प्रकार से हुई थी गेट के स्थान पर, वो मैं आगे आपको बताऊँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि विश्व व्यापार संगठन होता क्या एक्चुअल में। जो 20वीं शताब्दी है उसका तीसरा दशक अत्यधिक आर्थिक मंदी का काल रहा था। अब जो 20वीं शताब्दी जब शुरू हुई थी उसका तीसरे दशक के दौर में देखा जाए 1930 में अमेरिका में देखा, जैसे कि आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, अमेरिका में आर्थिक मंदी हुई थी। वॉल स्ट्रीट नाम की एक आर्थिक मंदी एक प्रकार से देखी गई थी जिसमें जो है डॉलर्स के रेट गिर गए थे बहुत ज़्यादा। तो वो आर्थिक मंदी का काल भी बहुत रहा था, अमेरिका को बहुत ज़्यादा क्षति भी हुई थी इससे, और इससे सारे विश्व में भारी बेरोजगारी भी फैल गई थी और व्यवसाय व उद्योगों में निष्क्रियता छा गई थी, निष्क्रियता। और दुनिया के सभी देशों ने अपने अपने उद्देश्यों को संरक्षण देने की नीति अपना ली थी कि अपने अपने देशों को वो संरक्षण देंगे, वो किसी दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं करेंगे। तो अपने ही देश को सुरक्षित रखने के लिए संरक्षित रखने की नीति उन्होंने अपनाई थी। और बाजार में प्रतियोगिता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अभाव था। अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नहीं होगा, वो अब जो अपने अपने देशों को अगर कोई देखेगा तो उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी अभाव होगा और प्रतियोगिता का जो माहौल है वो भी कम, उसमें भी कमी आएगी। और इससे जब जुलाई 1944 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने को था तब ब्रिटेन वुड्स नामक एक अमेरिकी शहर है, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था पर विचार करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी बुलाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी होती है एक प्रकार से, एक तरीके से सम्मेलन के रूप में से देखते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था पर विचार करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था मतलब कि आर्थिक रूप से संकट आया था उस टाइम पे, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था पर विचार ही करने के लिए अमेरिकी शहर है ब्रिटेन वुड्स जगह का नाम है, जहाँ पर एक इंटरनेशनल लेवल पर सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या हुआ था कि इसका उद्देश्य क्या था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार को बनाए रखना था। आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और पूर्ण रोजगार को, कि हर इंसान को पूरी तरीके से रोजगार दिया जा सके, तो उसको बनाए रखने का उनका उद्देश्य था। और इसके लिए राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब राष्ट्रीय मुद्रा जो थी, जो देश की मुद्रा होती है, अब भारत की मुद्रा क्या है कि इंडियन रुपीज़ जो होते हैं वो हो गई, अब डॉलर्स हो गए अमेरिका के। तो ये जो है राष्ट्रीय मुद्राओं को तथा मौद्रिक व्यवस्थाएं, जो पैसों को संभालने के लिए जो व्यवस्थाएं वगैरह की जाती है, तो उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसी के आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ही ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और सदस्य देशों के विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना भी की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है उसकी स्थापना की गई थी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही। उस जो लाभ और घाटा होता है विदेशी व्यापार में, लाभ घाटे को ध्यान में रख कर ही ऐसे सम्मेलन आयोजित किया गया था। और उसी के बिहाफ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी जो है स्थापना की गई थी और नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दी गई थी, जिसके तहत जितना भी लॉस और प्रॉफिट का जो लेन देन था वो ये संस्था संभालती थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और ये विश्व व्यापार संगठन का ही एक प्रकार से संस्था ही एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब नेक्स्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है कि ब्रिटेन वुड्स के अंतर्गत दिसंबर 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे इंग्लिश में IMF बोलते हैं, तो उसकी स्थापना की गई थी 1945 में। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का विशेष अभिकरण समझा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है विशेष अभिकरण के रूप में से देखते हैं, एक स्पेशल पार्ट के रूप में से देखते हैं। और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में, ये है अमेरिका में ही। और इसकी महत्वपूर्ण कार्य और उद्देश्य क्या है? सबसे पहला है इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास और उसके संतुलित विकास में मदद पहुंचाना। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास करना, उसकी डेवलपमेंट करना, जो इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी बिजनेसेस किए जा रहे हैं उसका विकास करना और उसके संतुलित विकास में मदद पहुंचाना। अब संतुलित विकास होता है एक तरीके से उसका बैलेंस बनाए रखना कि डेवलपमेंट हो रही है सही तरीके से। अब अचानक से किसी में चेंजेस करेंगे और उसमें डेवलपमेंट की तो अचानक से नहीं जा सकती, धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होगी, उसमें बैलेंस बना के आगे बढ़ाया जाएगा, तो उसमें मदद पहुँचाना। और दूसरा उद्देश्य क्या है इनका कि सदस्यों के बीच विनिमय की उचित दरें लागू करना। विनिमय होता है एक तरीके से आदान प्रदान, लेन देन जिसे बोलते हैं, और व्यापार में आई रुकावटें को जो हैं उनको हटाना और भुगतान संतुलन ठीक करने के लिए सदस्य देशों को कर्ज देना।
अब जो भुगतान संतुलन है, भुगतान संतुलन मतलब कि एक प्रकार से कि किसी देश को अगर प्रॉफिट लॉस होता है किसी चीज़ में, अगर इंटरनेशनल लेवल पर अगर वो बिज़नेस करते हैं, अगर बिज़नेस में उसे लॉस हो जाए तो उस सदस्य देश, किसी सदस्य देश को अगर लॉस होता है तो उनको कर्ज देना, और ये कर्ज इस बिहाफ पर दिए जाते हैं कि जो सदस्य देश है वो भुगतान घाटा कम करने के लिए उचित कदम उठाए। जो भुगतान घाटा है ज़्यादा क्वांटिटी में ना हो, उनको ज़्यादा घाटा ना हो, ज़्यादा लॉस ना हो, इसी बिहाफ पर, इसी शर्त पे दिए जाते हैं कि वो इनके लिए कोई बेहतरीन कदम उठाएं ताकि उनको भुगतान कम से कम हो। और IMF को अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली की देखरेख करने और अपने सदस्य देशों की आर्थिक और वित्तीय नीतियों की निगरानी करने का अधिकार है। जो IMF है उसको अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली की जो देखरेख है उसको करने का, और अपने सदस्य देशों की जो आर्थिक और वित्तीय नीतियां बनाई गई हैं उन पर निगरानी करने का अधिकार भी इसी को ही दिया गया था, और इस गतिविधियों को निगरानी के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा प्रदान करता है। अब क्या होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है उसकी सुविधा भी ये प्रदान करता है। और 1970 के दशक की शुरुआत में ही निश्चित विनिमय दरों की जो ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के निधन के बाद से निगरानी बड़े पैमाने पर नए दायित्वों को अपनाने के बजाय प्रक्रियाओं में बदलाव के माध्यम से विकसित हुई है। अब 1970 में जो हुआ था, ब्रिटेन वुड्स प्रणाली जो थी उसको ख़त्म कर दिया गया था पूरी तरीके से, और इसके बाद क्या किया था कि जो निगरानी हुई थी किस पर, जो ये जितनी भी व्यवस्थाएं वगैरह की गई हैं उस पर निगरानी जो की जाती थी वो बड़े पैमाने पर की जाती थी, और नए दायित्वों को अपनाने के बजाय प्रक्रियाओं में बदलाव के माध्यम से विकसित हुई हैं। अब नई नई चीज़ों को अपनाने के बजाय वो पुरानी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व की गई हैं उसमें चेंजेस के माध्यम से ही विकसित हुई है IMF, और जिम्मेदारियों को अभिभावकों से बदलकर सदस्यों की नीतियों के पर्यवेक्षकों के रूप में बदल दिया गया है। अब जो जिम्मेदारी वगैरह है उसको क्या कर दिया गया है, अभिभावकों से बदलकर सदस्यों की नीतियों के पर्यवेक्षकों के रूप में बदल दिया गया है ये। अब थर्ड पॉइंट है इसमें विश्व बैंक। अब विश्व बैंक की स्थापना की गई थी, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। अब इंटरनेशनल लेवल पर ये संस्थान लागू की गई थी जो पूंजी कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए विश्व के सभी आवश्यकता प्राप्त देशों को ऋण प्रदान करता है। ऋण होता है कर्ज देना। अब ये जो थी ये IMF के साथ ही ये बनाई गई थी विश्व बैंक। ये भी एक इंटरनेशनल लेवल पर एक संस्था आयोजित की गई थी जिसके तहत ये कहा गया था कि जो पूंजी कार्यक्रम है और परियोजनाओं के लिए विश्व के जितनी भी आवश्यकता प्राप्त देश हैं, जिसको भी ज़रूरत होगी पैसों की, तो वो इन सब चीज़ों की इन सदस्य देशों की मदद करेगा। और विश्व बैंक एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का साझेदार संगठन के रूप में से देखा गया है। अब जो विश्व बैंक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ही वर्क करता है, और दोनों ही संगठन जो है वो ब्रिटेन वुड्स समझौते के द्वारा अस्तित्व में आए थे। अब ये जो दोनों चीज़ें IMF और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, ये दोनों ही संगठन मिलजुल कर आपस में काम करते हैं। विश्व के जितने भी देश, सदस्य देश इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिनको पैसों की ज़रूरत होती है, उनको ये उधार देते हैं। और दोनों ही संगठन जो है ब्रिटेन वुड्स जो समझौता किया गया था जिसके तहत उनके उद्देश्य वगैरह जाहिर किए गए थे, तो उसी के बिहाफ पर ये अस्तित्व में आए थे। और विश्व बैंक को इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट भी बोला जाता है। इंटरनेशनल पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। जो विश्व बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना एवं विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक व्यापक अर्थव्यवस्था में शामिल करना, और विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन के प्रयास करना। गरीबी उन्मूलन होता है, जो गरीबी है उनको ख़त्म करना इनका उद्देश्य बन गया था। जो है विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना, कि डेवलपमेंट अगर वो अपने देश का करते हैं तो उसमें आर्थिक सहायता पहुंचाना, और जितनी भी देश की अर्थव्यवस्थाएं उसको व्यापक अर्थव्यवस्था में शामिल करना। व्यापक अर्थव्यवस्था होता है कि बड़ी अर्थव्यवस्था, व्यापक रूप से, कि मतलब फैली हुई अर्थव्यवस्था के रूप में से देखा गया। और जो विकासशील देश है जो अपना डेवलपमेंट अभी धीरे धीरे कर रहे हैं, तो उन देशों में जो है गरीबी को ख़त्म करना इनका मुख्य उद्देश्य है। और इसके सदस्य देश जो है संयुक्त राष्ट्र से इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। संयुक्त रूप से इसके सदस्य देश जो होते हैं वो संयुक्त रूप से इसके लिए जिम्मेदार होते हैं कि कैसे इसका वित्त पोषण किया जाता है और इसका पैसा कैसे खर्च किया जाता है।
अब क्या होता है कि इसके सदस्य देश जितने भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जितने भी सदस्य देश इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं कि किस प्रकार से कहाँ पर खर्चा किया गया है, कहाँ पे पैसा लगाया गया, किन किन देशों में दिया गया, वहाँ पे ये अकाउंट रखते हैं अपने पास, मतलब कि देख रेख रखा जाता है, इनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है इनके पास कि कहाँ पे कैसे कितना पैसा खर्च किया गया है। अब आता है गेट, इसी का ये एक पार्ट है जिसे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। उसकी स्थापना की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ढांचे में सुधार और क्रियाशील कार्य प्रणाली तैयार करने के लिए भी की गई थी। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो स्ट्रक्चर बना था, जो ढांचा बना था, उसमें सुधार करना और क्रियाशील कार्य प्रणाली तैयार करने के लिए की गई थी इसकी स्थापना। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1947 में व्यापार एवं रोजगार के पक्ष में एक फैसला किया था। इस फैसले के अनुसार क्या गया था कि हवाना जगह का नाम है जो क्यूबा में है, जो ये विकासशील देशों में इन्वॉल्व होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की स्थापना भी की गई थी, ITO के नाम से जिसे जानते हैं। और इस संगठन की शुरुआत में 23 देशों ने संस्थापक देशों के रूप में हस्ताक्षर करके सदस्य हासिल की थी। सन 1948 से ITO को ही गेट के नाम से जाना जाने लगा था। अब पहले क्या था, WTO, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, WTO। लेकिन उससे पहले जो है, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, उसके बाद 1948 में ITO की स्थापना की गई थी, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको ही जो है गेट के नाम से जाना जाता है, जिसे बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। इसी को ही नाम दिया गया था गेट का। अब विश्व व्यापार संगठन की बारी। अब जो गेट समझौता हुआ था, उसका मतलब ये नहीं था कि इसे एक स्थायी संस्था का रूप दिया जाए, पर वास्तव में विश्व व्यापार संगठन के रूप में वे एक स्थायी संस्था ही बन गई। और सीमा शुल्कों की बाधाओं को लेकर गेट वार्ता के कई दौर चले थे, जैसे कि जेनेवा वार्ता, कनाडा वार्ता, टोक्यो वार्ता और उरुग्वे चक्र की वार्ताएं। ऐसे मुद्दों को लेकर भी काफ़ी सारे गतिरोध भी पैदा हुए थे, जिसे दूर करने के लिए गेट के डायरेक्टर जनरल आर्कर डंकल ने एक प्रस्ताव रखा था। और डंकल जो है वो ड्राफ्ट पर सहमति के बाद 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया था। अब देखो, जो गेट की स्थापना की गई थी, ITO की स्थापना की गई थी 1948 में। लेकिन ऐसा हुआ था कि ये सोच रहे थे कि बिल्कुल परमानेंटली संस्था ना बन जाए, परमानेंट संस्था ना बन जाए। जो गेट समझौता जब हुआ था, इसका मतलब ये नहीं हुआ था कि जो एक स्थायी संस्था के रूप में इसे देख लिया जाए, लेकिन ये वास्तव में बन गई थी और विश्व व्यापार संगठन के रूप में वे एक स्थायी संस्था ही बन गई थी। सीमा शुल्कों को बाधाओं को लेकर काफ़ी सारे दौर चले थे, बहुत सारे दौर चलाए गए थे। ये जहाँ पे सम्मेलन आयोजित किए गए, वहाँ पे वार्ताएं, डिबेट वगैरह हुए, तो इन सब मुद्दों को लेकर काफ़ी सारे गतिरोध पैदा हुए थे, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ इसमें इन्वॉल्व हुई थी, जिसे दूर करने के लिए गेट के डायरेक्टर जनरल अर्थात आर्थर डंकल ने एक प्रस्ताव रखा था। इन्होंने जो एक प्रस्ताव रखा था उसी के चक्कर में ही 1 जनवरी 1975 में विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया था। पहले था गेट, अस्थायी संस्था थी, लेकिन उसके बाद विश्व व्यापार संगठन जब इसको बनाया गया था गेट के स्थान पर ही विश्व व्यापार संगठन, तो ही जो है ये एक स्थायी संस्था के रूप में देखी गई थी। काफ़ी सारी इसमें परेशानियां उत्पन्न हुई थी, सोच रहे थे कि ये स्थायी संस्था ना बने, लेकिन बन गई थी। तो काफ़ी सारे दौर ऐसे चले थे जिसके बिहाफ पर इसका गठन किया गया था 1995 में। तो ये पूरी संस्था भी थी और इसके कार्य भी बताए, और मैंने इसमें पूरा टॉपिक कवर कर दिया कि उद्देश्य वगैरह क्या थे इसमें। तो अब एग्जाम में इसमें से कोई से भी क्वेश्चन अगर आता है विश्व व्यापार संगठन का, तो आप इसमें लिख सकते हैं। और इसी में ही दूसरा क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसके विश्व व्यापार संगठन जो है WTO, इसके कार्य और उद्देश्य क्या है, और इसी के साथ यहाँ तक कि जो विकासशील देश है, विश्व व्यापार संगठन की विकासशील देशों ने बहुत ज़्यादा आलोचना भी की थी। तो मैं वो पूरा आपको टॉपिक बताऊंगी किस बिहाफ पे उन लोगों के लिए ये सही था या नहीं था। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।